दोस्तों, मैं पूर्णिमा भटनागर अपने चैनल गुलिस्तान कहानियों का में आज लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक नई कहानी, वो धानी सी लड़की। आवाज़ है डॉक्टर निर्मला रावत की। कहानी शुरू करने से पहले मैं निर्मला रावत आप सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। यकीन मानिए, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बारिश के दिनों में हरा रंग कितना निखर उठता है। पेड़, सब्ज बाग एक नए हरे रंग में निखर कर हंसने लगते हैं। इन दिनों शिल्पी भी धानी रंग की साड़ी खास तौर से पहनने का शौक पूरा करती थी। धानी साड़ी पर वो गहरे हरे रंग की बिंदी भी जरूर लगाती थी। ऐसा नहीं था कि उसको सजने संवरने का बेइंतहा शौक हो। हाँ, मगर बरसात के दिनों में ही उसको इस रंग का सुर चढ़ता था। इस महानगर में जहाँ हर लड़की जीन्स और टॉप में ही नजर आती थी, शिल्पी साड़ी ही पहनना पसंद करती थी। उसके बदन पर साड़ी अच्छी भी लगती थी। शिल्पी का मानना था चाहे कितने ही लेटेस्ट फैशन के कपड़े लड़की पहन ले, लेकिन जो बात साड़ी में आती है वो किसी और ड्रेस में नहीं। साड़ी पहनकर एक लड़की में उसके अंदर छिपी खूबसूरत औरत उभर कर बाहर आती है। वैसे भी एक टीचर के व्यक्तित्व के अनुरूप साड़ी ही होती है। शाम हो चली थी। शिल्पी अपने फ्लैट की बालकनी में बैठी थी और मॉनसून की बारिश को देख ही नहीं रही थी, उसको अपने अंदर उतार भी रही थी। इस मॉनसूनी मौसम में पुणे शहर के पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का सौंदर्य एक नवयौवना की तरह कितना दिलकश हो जाता है। पहाड़ों से उड़ते हुए बादलों की धुंध की चादर जैसे इस बारिश को अपने अंदर समेट लेना चाहती हो। सामने चाय का कप रखा था। अदरक वाली चाय की चुस्कियां इस मॉनसूनी मौसम में जिस्म में कुछ नशा जैसा भर देती हैं। बारिश की बूंदों की ठंडी तासीर और मुंह में जाती चाय के घूंट की गर्मी की जुगलबंदी कितना सुकून देती है दिल और दिमाग को। इस मौसम में बारिश की गिरती बूंदें उसको कुछ याद दिला रही थी। अपनी मम्मी की आंखों के आंसू जो उसको पुणे जाने के लिए विदा करते समय जबरन रोके जाने के वक्त बगावत करके उनकी आंखों से बह निकले थे। ये मॉनसूनी हवाएं जैसे गम और खुशी के लम्हों को अपने आंचल में बूंदों की शक्ल में भरकर मानो उलीच देती हों। गम और खुशी, यही तो जिंदगी के वो दो पहिए हैं जो इंसानी जिंदगी को रफ्तार देते हैं। चाय का कप हाथ में लिए वो बारिश और सामने घास के मैदान और पेड़ों को निहार रही थी। तभी अचानक डोरबेल ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। कौन होगा? उसके यहाँ तो किसी का आना जाना नहीं है। देखती हूँ, कहकर उसने दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान को देखकर वो चौंक गई। जी, मैं सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। दरअसल मेरे यहाँ गैस खत्म हो गई है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास खाली सिलेंडर नहीं है। एक सांस में कहकर शिल्पी दरवाजा बंद कर लेना चाहती थी। सिलेंडर मेरे पास है, फिर क्या समस्या है? मुझे फिट करना नहीं आता, क्या आप मेरी मदद कर देंगी? चलिए देखती हूँ। सामने वाले उस फ्लैट में जैसे ही उसने प्रवेश किया, वो देखती है करीने से घर सजा था। रसोई में जाकर सिलेंडर लगाते हुए उसने पूछा, आप खाना खुद बनाते हैं? जी हाँ, मैं खुद बनाता हूँ। क्या क्या बना लेते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस नमक अजवाइन की पूरी बना लेता हूँ। तो रोज क्या पूरी बनाकर खाते हैं? दिन का खाना तो ऑफिस की कैंटीन में हो जाता है, रात को पूरी बना लेता हूँ, बस माँ ने यही सिखाया था। सुनकर शिल्पी को हंसी आ गई। बाहर से ऑर्डर कर लिया करें, मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं है। लेकिन रोज रात को इतना फ्राइड खाना भी ठीक नहीं है। आप किसी कुक को क्यों नहीं रख लेते हैं? कोई मिलता ही नहीं है। दरअसल मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए कोई महिला तैयार ही नहीं होती है। सिलेंडर फिट हो गया था। शिल्पी ने कहा, मैं अपनी कुक से बात करती हूँ, अगर आप कहें। ये तो बहुत अच्छा रहेगा।
वो शनिवार और इतवार को मेरे यहाँ नहीं आती है। चलेगा, उसने कहा। आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? बस हफ्ता भर ही हुआ है। शिल्पी ने देखा स्लैब पर रखे भगोने में बेसन घुला हुआ रखा था। ये क्या बना रहे हैं आप? बेसन का घोल तैयार कर रखा है। बारिश के मौसम में भजिया खाना अच्छा लगता है। मन कर रहा था इसलिए YouTube पर देखकर बनाने की कोशिश कर रहा था। मगर ये तो आपने बेसन का शरबत बना दिया है, तो क्या अब भजिया नहीं बन पाएगी? कुछ मायूस होकर उसने पूछा। शिल्पी को तरस आ गया। इसको मैं अपने यहाँ लेकर जाती हूँ और कोशिश करती हूँ भजिया बनाने की। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। हंसती हुई शिल्पी उस बर्तन को लेकर जाने लगी। ये सोच सोच कर उसको हंसी आ रही थी। मम्मी ने इतना ही सिखाया है। शिल्पी भगोना लेकर जाने लगी तो उसने कहा, बाय द वे मेरा नाम अमन है। ओके, मेरा नाम मुझे मालूम है, शिल्पी। आपको कैसे पता? आपकी नेम प्लेट देखी थी फ्लैट के बाहर। शिल्पी को याद आया उसने नेम प्लेट भी लगा रखी है। मम्मी का फोन आ रहा था। वही बातें मम्मी हर बार दोहराया करती थी। रात को कहीं नहीं जाना, लड़कों से दूर रहना, जमाना बहुत खराब है। शिल्पी कहना चाहती थी, अब मैं बच्ची नहीं हूं, मगर फिर कह नहीं पाती थी। वो जानती थी मम्मी के अंदर की इनसिक्योरिटी को, जो उनके अपने जीवन के अनुभवों की सौगात थी। मर्दों से धोखा खाकर मम्मी मर्दों की दुनिया से डरती थी और शिल्पी को भी आगाह करती रहती थी। शिल्पी अपनी माँ को आयरन लेडी कहा करती है। मम्मी के अतीत के कड़वे अनुभवों ने संवेदनाओं की सारी तरलता खत्म करके उसके दिल को खारे पानी का स्रोत बना दिया था। मम्मी पापा के डिवोर्स ने उसकी पैदाइश को एक ब्रोकन फैमिली का गिफ्ट दिया था। पति पत्नी के झगड़ों का धुआं दिन ब दिन दमघोटू बना रहा था घर को, और शिल्पी इसका शिकार बन रही थी। रात में उसको डरावने सपने आते थे और वो चीख कर रात में उठ जाया करती थी। उस समय मात्र 7 वर्ष की उम्र में उसको हॉस्टल भेज दिया गया था ताकि घर में होने वाले रोज के झगड़ों से उसका बचपन बचा रहे। जब तक पापा साथ थे, शिल्पी को बहुत प्यार करते थे। उसको याद है तब तक शिल्पी को उनसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो छुट्टियों में घर आती तो पापा घर पर नहीं होते थे, लेकिन स्कूल में उससे मिलने को बराबर आते रहते थे। जब उसकी उम्र 12 साल की थी तब उसको पता चला कि मम्मी पापा अलग हो गए हैं, और इस अलगाव को डिवोर्स कहा जाता है। पापा विदेश चले गए और शिल्पी को बताया गया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। कुछ सालों के बाद पता चला कि पापा के परिवार में 2 बच्चे आ गए हैं। पापा की विलन जैसी इमेज के चलते इंसानी रिश्तों पर विश्वास न करना सिखाया था जीवन ने शिल्पी को। दुनिया के सारे मर्द भरोसे के काबिल नहीं हैं, ये उसके मन के कोने में एक टैटू की तरह गुद गया था। इस बड़े शहर में उसकी एकमात्र दोस्त गौरी थी, जो उसी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर में रहती थी। गौरी और शिल्पी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थीं। हाल ही में मीरा नाम की लड़की ने भी उसी कॉलेज में ज्वाइन किया था और वो भी इसी बिल्डिंग में रहने लगी थी। गौरी सपनों में रहने वाली, दिल की वादियों में घूमती फिरती और शायरी और इश्क के फसानों को सुनती और सुनाती। इसके उलट शिल्पी दिमाग से ज्यादा काम लेती है। दिल को वो हमेशा बैकग्राउंड में रखती है। मोहब्बत जैसी किसी भी हसीन इत्तेफाक में विश्वास नहीं करती है। इस सोच के चलते वो बहुत ही प्रैक्टिकल और थोड़ी खुद में सिमटी हुई रहना पसंद करती है। जीवन को उन्मुक्तता से स्वीकार करने वाली गौरी, देवांश नाम था उसके बॉयफ्रेंड का। अक्सर वो शिल्पी से अपने प्रेम प्रसंग की चर्चा करती, लेकिन शिल्पी कोई रुचि नहीं दिखाती थी। शिल्पी यार, तुम बहुत बोर लड़की हो। गौरी डियर, जिंदगी में और भी बहुत काम होते हैं इश्क फरमाने के अलावा, शिल्पी का जवाब होता। ठीक है शिल्पी, उम्र के हर पड़ाव को जी लेना चाहिए, बाकी जिंदगी तो दुनिया भर के कामों में बीत ही जाती है। बहरहाल तुमसे अच्छी मीरा है, जिससे मैं ये सारी बातें शेयर कर लेती हूँ। वो भी देवांश को पसंद करती है। शिल्पी ने कहा, मगर मैं देवांश जैसे लड़कों से दूर रहना ही पसंद करती हूँ जो लड़कियों के पीछे भागते हैं।
शिल्पी, तुम्हारे पड़ोसी अमन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं है। बाय द वे, तुम अमन को जानती हो? हाँ, देवांश का बहुत अच्छा दोस्त है। शिल्पी यूनिवर्सिटी से जो ही घर के अंदर आई, प्रेस वाला छोटू दरवाजे के बाहर खड़ा था। दीदी, आज ये कोरियर अमन भैया का आया है। उन्होंने कहा है मैं ये आपको दे दूं क्योंकि आज वो शहर से बाहर है। सुनकर शिल्पी को बहुत गुस्सा आया। एक दिन क्या इसको भजिया बनाकर खिला दी, ये तो बहुत ही नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। शिल्पी ने कहा, किसी और को कहा होगा कुरियर लेने को। गौरी दीदी नीचे वाले सेट में रहती हैं, गौरी दीदी को कहा होगा। छोटू ने कहा, नहीं दीदी, उन्होंने आपके लिए ही कहा है। पता है आपको क्या कहते हैं? ये जो धानी सी लड़की रहती है मेरे फ्लैट के सामने, शिल्पी, मतलब वो धानी सी दीदी जो तेरी है, उनके यहाँ इस पैकेट को रखवा देना। ये धानी सी लड़की से क्या मतलब? क्योंकि आजकल आप धानी रंग की साड़ी अक्सर पहनती हैं। अच्छा छोटू, और क्या क्या कहते हैं तुम्हारे अमन भैया? वो मुझसे कह रहे थे तुम्हें छोटू क्यों बुलाते हैं, तुम्हारा नाम पंकज है। तो सब लोगों से कहो छोटू ना बुलाकर पंकज कहा करें। तुम्हारा एक नाम है, उस नाम को लेकर लोगों को बुलाना चाहिए। तो दीदी, आज से आप भी मुझे पंकज कहना, छोटू मत कहना। तो अमन भैया तुम्हें ज्ञान देते रहते हैं। हाँ दीदी, वो बहुत अच्छे हैं, टिप भी देते हैं जो इस बिल्डिंग में कोई नहीं देता है। शिल्पी ने वो पैकेट रख लिया। सोचने लगी, धानी सी लड़की, ये अमन का बच्चा हर किसी का नाम रखता रहता है। अब इस छोटू को भी पंकज कहना पड़ेगा। ये हर किसी का नामकरण करता रहता है। सोच सोच कर एक मुस्कुराहट शिल्पी के चेहरे पर तैरने लगी। गौरी ने छुट्टी के दिन प्रोग्राम बनाया था पिकनिक के लिए। शिल्पी को भी किसी तरह तैयार किया गया। नीचे खड़ी गौरी उसका इंतजार कर रही थी। जो ही शिल्पी नीचे आई, उसने देखा गाड़ी में 2 लड़के बैठे हैं, अमन और देवांश, साथ में मीरा है। वो ठिठक गई और वहीं खड़ी रह गई। गौरी उसको वेलकम करने के लिए आगे बढ़ी। शिल्पी ने कहा, तुमने तो बताया ही नहीं, लड़के भी जा रहे हैं। तो यार क्या हुआ, लड़के हमें खा नहीं जाएंगे। अब बड़े शहर में रहती हो, लड़कों के साथ नौकरी करती हो, ये छोटे शहर वाली मानसिकता से बाहर आओ। गौरी शिल्पी की इन बातों पर झुंझला जाती थी। शिल्पी चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। लेकिन आज वो गंभीरता से सोच रही थी। उसका शहर कोई छोटा शहर नहीं था जहाँ वो पली बड़ी थी, लेकिन मम्मी ने किस कदर लड़कों को अछूत बना दिया था उसके लिए। पुरुषों को लेकर कितने ही मकड़ जाल उसके जहन में बना दिए गए थे। रास्ते में उन लोगों के हंसी मजाक और उनके खुलेपन को देखकर शिल्पी कुछ सोचने को मजबूर हो गई। उसे लगा उसको बदलना चाहिए। गाड़ी पिकनिक स्पॉट पर पहुंची। गौरी ने नदी के किनारे एक चादर बिछाई। पास के रेस्टोरेंट से कॉफी और सैंडविच का ऑर्डर दिया गया। सभी लोग हंस रहे थे। अनेक विषयों पर, जैसे वर्क कल्चर, कॉर्पोरेट्स और इंसानी रिश्तों के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में शिल्पी भी सहज हो गई, पर वो बहुत कम बोल रही थी। उन लोगों ने तंबोला खेलना शुरू किया। बड़े भोलेपन से शिल्पी ने कहा, मुझे गेम नहीं आता है, मैंने कभी नहीं खेला। तब अमन ने कहा, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, हालांकि इस गेम में किसी को बताना नहीं होता। इसके बाद खेल शुरू हुआ और शिल्पी को मजा आने लगा। अमन पूरा ध्यान रख रहा था शिल्पी का। आज एक नया अनुभव हो रहा था शिल्पी को। कुछ खुलापन सा महसूस कर रही थी वो। खेल खत्म होने के बाद, सैंडविच और कॉफी पीने के बाद, सब लोगों ने अमन से गाने की फरमाइश की। अमन गाड़ी से अपना गिटार ले आया। ये गाना मैंने कुछ दिन पहले ही कंपोज किया, कहकर उसने गाना शुरू किया। वो धानी सी लड़की, कुछ रूखी सी, कुछ मीठी सी, बारिश की फुहार, मियाँ की मल्हार जैसी, दिले अजीज की पुकार जैसी, वो धानी सा लहराता आंचल, जैसे इतराता आवारा बादल, ख्वाबों में आती हलचल मचाती, पर मेरा हाले दिल न पूछती, कुदरत को खुद में समेटे, देखती मुझको आते जाते, चुप रहती कुछ न कहती, खुद में सिमटी रहती, वो धानी सी लड़की। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ रहा था, शिल्पी को एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। ये गाना अमन क्या उसके लिए गा रहा है? गाना खत्म हुआ। गौरी ने कहा, क्या ये गाना तुमने खुद लिखा है? हाँ, कुछ दिन पहले ही लिखा है। गौरी फिर हंसकर बोली, मगर ये गाना तो शिल्पी पर फिट बैठ रहा है। हंसकर अमन ने कहा, हो सकता है।
शिल्पी ने शर्म और झेप से नजरें झुका ली। पिकनिक खत्म हुई। गौरी और मीरा अपने फ्लोर पर चली गईं। शिल्पी और अमन अपने फ्लोर पर आकर गैलरी में जा रहे थे। शिल्पी ने कहा, तुम अच्छा गाते हो, संगीत का शौक है। थैंक यू, अमन ने कहा, लेकिन इस गाने का क्रेडिट तुम्हें जाता है। घबराकर शिल्पी अनसुना सा करते हुए फ्लैट का ताला खोलकर अंदर आ गई। शिल्पी के दिमाग में आज का अनुभव एक हलचल मचा गया। कोई था जो उसके दिल में उतर रहा था। अमन को लेकर अब वो ऐसा कुछ महसूस कर रही थी जो शायद अब तक उसने कभी किसी लड़के के लिए महसूस नहीं किया था। तभी फोन की घंटी बजी। फोन पर वही बातें हुई, मम्मी का वही अंदाज और लड़कों से उसको सावधान रहने जैसी ताकीद से बातें खत्म हुई। बातचीत खत्म हुई और शिल्पी को एक अपराध बोध सा होने लगा। उसके दिमाग ने उसको कहा, नहीं, अब अमन के बारे में नहीं सोचना है। जब उसके पापा ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा तो ये अमन टाइप के लड़के भी पापा जैसे ही होते होंगे। अगले दिन गौरी कह रही थी, पिकनिक के बाद मीरा बहुत डिस्टर्ब थी। क्यों? शिल्पी ने पूछा। वो अमन को बहुत पसंद करती है। उसको लगा कि अमन तुम में इंटरेस्टेड है। शिल्पी को हंसी आ गई। उसने कहा, मीरा को कहो मेरी तरफ से बेफिक्र रहे, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसमें क्या, दुनिया के किसी भी लड़के में मेरा कोई इंटरेस्ट होने वाला नहीं है। गौरी हंसकर बोली, इतनी बड़ी बात कह रही हो, कोई गारंटी? हाँ बिल्कुल। गौरी उसको ध्यान से देखने लगी। देखेंगे मैडम, इस बारे में तो किसी की भी कोई गारंटी नहीं होती है, देख लेना, कहकर शिल्पी चाय की ट्रे लेकर जाने लगी। शिल्पी मैडम, पीछे से गौरी ने कहा, अक्सर जिन बातों को लेकर हम इंसान बहुत मुतमईन होते हैं ना, जिंदगी उन्हीं को हमारे सामने खड़ा करके हमें चैलेंज करती है, हमें एहसास दिलाती है कि हम अदना से इंसान हैं। बड़े बोल से तौबा करनी चाहिए। आज कई बार मम्मी का फोन आ रहा था। आज मम्मी क्यों इतना कॉल कर रही हैं? जरूर कोई सीरियस बात होगी। शिल्पी ने सोचा, मम्मी से बात करने का मतलब है घंटे भर बात करना, इसलिए वो शाम को ही बात करेगी। शाम को शिल्पी ने कॉल किया तो महसूस किया कि मम्मी रो रही हैं। क्या हुआ है? आज खबर मिली है, तेरे पापा की बेटी की शादी हो रही है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये ख्याल परेशान करने लगा था, तू भी तो उन्हीं की बेटी है, तेरी भी शादी की उम्र है, तेरा ख्याल उन्हें कभी क्यों नहीं आता? शिल्पी का मन भी खिन्न हो गया। बहुत देर तक वो मम्मी का दर्द सुनती रही। फोन रखने के बाद वो सोच रही थी, तलाक के बाद भी मम्मी पापा की खबरें जानने में इतनी उत्सुक क्यों रहती हैं? एक बार संबंध खत्म हो जाए तो आगे बढ़ जाना चाहिए। कैलिफोर्निया में रजनी मौसी रहती हैं जो पापा के बारे में मम्मी को समाचार देती रहती हैं। अब वो रजनी मौसी से कहेगी, परेशान करने वाली खबरें मम्मी को ना सुनाया करे। ये कैसा संबंध है जो तलाक के बाद भी माँ को परेशान करता है? इसका मतलब है तलाक सिर्फ कागजों में होता है। इंसान और उसमें भी शायद औरत संबंधों के इस मकड़ जाल से बाहर नहीं आ पाती है कभी। उसने अपने आप से वादा किया, वो खुद कभी ऐसी कमजोर औरत नहीं बनेगी भविष्य में। ठीक कह रही है मम्मी, शायद मम्मी का संबंध पापा से खत्म हो गया हो, लेकिन बेटी का क्या कभी खत्म हो पाता है? ठीक उसी समय गौरी ने प्रवेश किया। आज वो बहुत अच्छे मूड में थी। वैसे तो वो हमेशा ही खुश रहती थी, पर इस समय शिल्पी को उसका आना अच्छा नहीं लगा। चलो कहीं घूमने चलते हैं। नहीं, मेरा मूड नहीं है। तो तुम्हारे मूड को अच्छा करने वाली बात बताती हूँ। अमन तुम्हें पसंद करता है, कोई और बात करनी हो तो करो। नहीं, एक्चुअली वो तुम्हें चाहने लगा है। तुम्हें कैसे पता? उसने मुझसे कहा है। एक गुस्से का भाव शिल्पी के चेहरे पर आया। इस समय और इस मूड में शिल्पी को मर्द, प्यार और मोहब्बत की बातें जैसे जहर लग रही थी। लगता है उसकी अक्ल ठीक करनी पड़ेगी। शिल्पी की प्रतिक्रिया देखकर गौरी घबरा गई। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मुझे लगता है वो दिल ही दिल में तुम्हें चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। बस तो सोचा उसके दिल की बात तुम्हें बताकर तुम्हारा दिल भी टटोल लूं। जो भी है, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। गौरी को अपने झूठ पर अफसोस हुआ, क्योंकि अमन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब शिल्पी के दिमाग से कोई ये बात कैसे निकाले?
अगले दिन गैलरी में शिल्पी और अमन का आमना सामना हुआ। बीते हुए कल के दर्द के हैंगओवर ने अभी भी शिल्पी के दिमाग को जकड़ रखा था। एक बार फिर मर्द जात के प्रति उसकी नफरत अपने उरूज पर थी। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, अपनी आदत के मुताबिक चहकते हुए अमन ने कहा। बंदा हाजिर है। ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें लोगों से करते रहते हो? कौन सी बातें? यही कि मैं शिल्पी को चाहता हूं, अमन ने चौंकते हुए कहा। मैंने तो ऐसी कोई बात किसी से नहीं कही है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। जी नहीं, गौरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है और आइंदा से मेरे बारे में इस तरह की कोई बात तुम नहीं करोगे। दिस इज माई वार्निंग टू यू, कहकर शिल्पी जाने लगी। थोड़ी देर तक अमन सोचता हुआ खड़ा रह गया। फिर उसने जाती हुई शिल्पी को आवाज दी। सुनिए मैडम। शिल्पी रुक गई। वो पास आया। ऐसा है, मैं किसी को पसंद करता हूं और चाहता हूं तो ये मैं डायरेक्ट कहने की हिम्मत रखता हूं। मुझे किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। मेरी ऐसी कोई बात गौरी से या किसी से भी नहीं हुई है। अच्छी बात है, कहकर शिल्पी ने जाने के लिए जो ही कदम बढ़ाए, पीछे से अमन की आवाज आई। रही बात आपको पसंद करने की, तो मैं आपको पसंद ही नहीं करता हूं, बहुत चाहता हूं। आई लव यू। शिल्पी के कदम अपनी जगह जम गए। उसने मुड़कर देखा। अमन धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, हाँ, मैं साफ बात करना पसंद करता हूँ और तुम्हें बताने की हिम्मत भी रखता हूँ। तुम्हारा जवाब कुछ भी हो, उसकी मुझे परवाह नहीं है। मेरे दिल में जो कुछ भी था तुम्हें लेकर, वो मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया है। कहकर वो ठहरा, इस उम्मीद के साथ कि शिल्पी कुछ कहेगी, मगर शिल्पी चुप रही कुछ देर। फिर बोली, ये आपकी प्रॉब्लम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब अमन ने कहा, ओके फाइन, वैसे प्यार करना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्यार का इजहार ना करना एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब शिल्पी को अमन को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, सो वो चल दी और बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो गई। एक ओर अमन और दूसरी ओर मम्मी, दोनों को लेकर एक रस्साकशी चल रही थी शिल्पी के दिमाग में। साथ ही कॉलेज का वर्कलोड, शिल्पी को स्टूडेंट्स की अवार्ड लिस्ट और सिलेबस प्रोग्राम जैसी बहुत सारी शीट्स तैयार करनी थी, जिसके लिए वो सोसाइटी के ही मार्केट में जाकर एक शॉप पर काम कराती थी। अपना सारा डाटा लेकर जैसे ही वो शॉप पर पहुंची तो कंप्यूटर पर काम करने वाले राजू नाम के लड़के ने कहा, मैडम आज नहीं हो पाएगा, बहुत बिजी हूँ, लेकिन मेरा काम अर्जेंट है, प्लीज। नहीं मैडम, बहुत मजबूरी है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। आप देख रही हैं इतनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, हफ्ते भर से पहले फ्री नहीं हो पाऊंगा। कहकर राजू काम में लग गया। लेकिन राजू, तुम हमेशा मेरा काम करते हो और इस समय मैं शहर भी नहीं जा सकती हूँ, बहुत दूर है, रात का समय हो रहा है। शिल्पी असहाय सी महसूस कर रही थी। निराश परेशान शिल्पी ने देखा अमन भी वहीं खड़ा है। उसको नजरअंदाज करते हुए शिल्पी शॉप से बाहर आई। अमन उसके पीछे पीछे आ रहा था। अगर तुम माइंड न करो तो मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे लैपटॉप पर ये काम 1 घंटे में कर सकता हूँ। शिल्पी ने मुड़कर अमन की ओर देखा। उसे लगा इस समय उसके पास कोई चारा नहीं है अमन की हेल्प लेने के सिवाय। ठीक है, थैंक यू कहकर शिल्पी ने यह प्रस्ताव मान लिया। दोनों घर में दाखिल हुए। अमन ने कंप्यूटर टेबल पर बैठकर उसका लैपटॉप खोला, सारे पेपर्स का काम समझा और वो करने में बिजी हो गया। इस समय शिल्पी की हालत देखने लायक थी। वो शर्मिंदगी अपने अंदर महसूस कर रही थी। उसको याद आया गौरी का कहना कि हम जिसको अपने जीवन में सोचते हैं कि वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, अक्सर हमें उसी से काम पड़ जाता है। आज जिंदगी की किताब से शिल्पी ने एक नया लेसन सीखा था। अमन पूरी तल्लीनता के साथ उसकी शीट्स बना रहा था। उसको काम करता देख शिल्पी किचन में आई। जल्दी से कॉफी और एक प्लेट भजिया बनाकर वो ले आई। अरे क्यों परेशान हो रही हो? शिल्पी ने कहा। आजकल बारिश का मौसम है तो भजिया खाना तो बनता है। करीब 1 घंटे के बाद काम पूरा हो गया। शिल्पी ने चैन की सांस ली। काम करने के बाद अमन जाने को हुआ तो शिल्पी ने कहा, थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराते हुए वेलकम कहते हुए अमन जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा तो शिल्पी ने कहा, सुनिए, कल वाली बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कौन सी बात?
अनजान बनते हुए अमन ने कहा, वही जो कल हमारे बीच हुई थी। अच्छा, हमारे बीच तो बात हुई थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो और मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तो तुम ना चाहने के लिए शर्मिंदा हो। शिल्पी हंसती, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को समझना चाहिए था। तो क्या अब समझ में आ गया? हाँ, तो इसका मतलब अब प्यार कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे लिए। शिल्पी मुस्कुराई, कह सकते हो। अमन जोर से हंसा, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम अब शुरू हो जाएगी मैडम, आगे बहुत प्रॉब्लम्स और इम्तिहान होंगे। शिल्पी ने हंसकर कहा, जीवन में प्रॉब्लम से क्या भागना, तो इसी बात पर एक कप कॉफी और पिला दो। वी हैव टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट। अभी लाई, कहकर शिल्पी किचन में चली गई। थोड़ी देर में दोनों बालकनी में बैठकर कॉफी की चुस्कियों के साथ मीठी और प्यारी सी बातें कर रहे थे। शिल्पी के जीवन को अगर एक उपन्यास माना जाए तो इस उपन्यास में अब अमन मुख्य किरदार हो गया था। अमन और शिल्पी दोनों कभी किसी पार्क में निकल जाते और कभी शहर की भीड़ भाड़ से दूर नदी किनारे। इन सब मौकों पर शिल्पी धानी रंग की साड़ी जरूर पहनती थी, जो रंग अमन को बहुत पसंद था। एक दिन हरे भरे खेत के बीच जाकर अमन ने शिल्पी की फोटो खींचना चाहा। शिल्पी ने पूछा, फोटो क्यों? क्योंकि फोटो मुझे अपनी मम्मी को दिखानी है। मम्मी ने कहा था वो धानी सी लड़की जो तुझे पसंद है उसकी तस्वीर तो मुझे भेज, तो इसलिए आज तुम्हारी तस्वीर मुझे इस बैकग्राउंड में क्लिक करनी है। शिल्पी थोड़ा गंभीर हो गई, तो अब बात मम्मियों तक आ गई है। अमन की मम्मी तो समस्या नहीं है, लेकिन ये सब वो अपनी मम्मी को कैसे बताएगी? उस दिन मीरा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग उसके फ्लैट में इकट्ठा हुए थे। शिल्पी वहां आई तो देखा अमन बलून लगाने में व्यस्त था। शिल्पी को कुछ अजीब लगा, तो उसके आने से पहले ही अमन यहाँ मौजूद है। गौरी, देवांश और कुछ दोस्त भी थे। मीरा बहुत खुश थी। केक काटने का वक्त हुआ। मीरा ने केक काटकर एक टुकड़ा अमन की तरफ करते हुए कहा, सबसे पहले मैं अमन को केक खिलाऊंगी क्योंकि आज अमन ने बहुत मेहनत की है घर सजाने में। अमन ने अपना हाथ बढ़ाया तो मीरा ने कहा, नहीं, मेरे हाथों से खाओगे। पूरा सीन देखकर शिल्पी मन ही मन कुढ़ रही थी। उसको ये सब पसंद नहीं आ रहा था। बड़े बेमन से वो पार्टी में बैठी थी। कई बार अमन ने उससे बात करनी चाही, लेकिन एक ठंडा रिएक्शन उसने हर बार दिया। उसके बाद वो अचानक सब कुछ छोड़कर अपने घर आ गई। बाद में अमन ने उसको कॉल किया, क्या बात है, तुम पार्टी में एंजॉय नहीं कर रही थी? तुम्हें पता है मीरा तुम्हें पसंद करती है। हाँ, जानता हूँ उसके फीलिंग्स हैं, पर मेरे नहीं है। तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती हो? विश्वास करना सीखो। शिल्पी चुप रही। शिल्पी कॉलेज से लौट रही थी। वो लिफ्ट के पास आई। लिफ्ट से अमन और मीरा को उसने निकलते हुए देखा। देखते ही गुस्सा और जलन का मिला जुला भाव शिल्पी को हिला गया। उसे देखकर अमन ने कहा, हमारे साथ चलो। अभी उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि शिल्पी तमक कर बोली, नहीं, मुझे काम है। पूरी बात बिना सुने शिल्पी दूसरी लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। शायद अमन को उसका ये व्यवहार अजीब लगा होगा, पर शिल्पी ने परवाह नहीं की। घर आकर शिल्पी ने पर्स सोफे पर फेंका और ना चाहते हुए भी वो रोने लगी। मीरा को अमन के साथ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो आखिर मीरा सफल हो गई अमन का दिल जीतने में, और ये अमन भी आम लड़कों जैसा ही निकला। हर लड़की से फ्लर्ट करना जैसे लड़कों का जन्म सिद्ध अधिकार है। आंसू पोंछकर उसने अपने आप से वादा किया, अब वो अमन जैसे लड़कों से बेवकूफ नहीं बनेगी। थोड़ा संभल कर वो किचन में कॉफी बनाने के लिए गई, लेकिन क्या वो ये सारा वाकया अपने जहन से निकाल पाई थी? नहीं, बार बार ये मंजर उसके दिमाग में चल रहा था और रह रह कर उसको बेचैन कर रहा था। फोन की घंटी बजी, देखा अमन का फोन था। गुस्से में उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। शिल्पी बहुत परेशान थी, नहीं उठा रही थी अमन की कॉल। अगले दिन बार बार अमन की कॉल आ रही थी तो उसने कहा, प्लीज मैं बहुत बिजी हूँ, फोन करके मुझे परेशान मत करो। अमन ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? पर शिल्पी ने फोन काट दिया। क्या कहे, कैसे कह सकती है कि अमन के साथ वो मीरा को बर्दाश्त नहीं कर पाती है? क्या अमन को पता नहीं है मीरा की फीलिंग्स के बारे में?
इसी द्वंद में शिल्पी जी रही थी कि अचानक एक दिन कॉलेज से लौटकर जो ही वो सोसाइटी के अंदर दाखिल हुई, देखती है गार्ड के रूम के पास वाले गेस्ट रूम में एक लड़की और एक सज्जन बैठे हुए थे। गार्ड ने कहा, ये लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। इनको तो पहले कभी उसने नहीं देखा है। लड़की पतली दुबली उजला रंग और देखने में आकर्षक थी, लेकिन उन अंकल जैसे व्यक्ति को देखकर उसको कुछ देखा हुआ सा लगा। वो चेहरा जाना पहचाना सा लगा उसे। लड़की ने कहा, आप ही शिल्पी हैं? हम लोग आपसे ही मिलने आए हैं, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मेरा नाम मायरा है और ये आपके और मेरे पापा हैं। शिल्पी चौंक गई। जवानी में देखा हुआ पापा का चेहरा अब काफी बदल गया था। उनके घने बालों की जगह सर पर थोड़े ही सफेद बाल बचे थे। चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी और बहुत थके हुए और कमजोर लग रहे थे। तो आज आपको मेरी याद क्यों आई? मायरा ने कहा, मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और इनसे तो बिल्कुल भी नहीं, कहकर शिल्पी जाने लगी। बेचारगी के साथ शिल्पी के पापा ने कहा, बेटा बहुत जरूरी बात करनी है। जाते जाते शिल्पी रुक गई। आज तक आपने बात नहीं की, आज आप एक जरूरी बात करने आ गए हैं। शिल्पी गुस्से से कांप रही थी। पापा को लेकर मम्मी के अंदर की सारी शिकायतें और कड़वाहट उसके दिल दिमाग पर हावी हो रही थी। तभी मायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक बार हमारी बात सुन लो। क्या सुनूं? इनके पास बीवी है, बच्चे हैं, तो मेरी इनको क्या जरूरत है? आप इनकी अपनी बेटी हैं। एक बार हमारी बात सुन लीजिए। ये मेरे पापा नहीं हैं, लेकिन मेरे सगे पापा से भी बढ़कर है मेरे लिए। शिल्पी को कुछ समझ नहीं आया। शिल्पी ने कहा, मगर मेरी इनको कभी कोई परवाह नहीं रही है। नहीं, इन्होंने हर दिन हर पल आपको याद किया है। प्लीज बैठ जाइए और मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आज आपको जाननी होगी पूरी कहानी। आपको सिर्फ तस्वीर का एक ही रुख दिखाया गया है, आज असलियत भी जान लीजिए। शिल्पी के कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से उसने शिल्पी को कुर्सी पर बिठाया। मायरा ने कहना शुरू किया, आपके पापा ने मेरी माँ से शादी इसलिए की थी कि मेरी माँ की जिंदगी के बहुत थोड़े दिन रह गए थे। मैं और मेरा भाई माँ के पहले पति के बच्चे हैं। हम बहुत छोटे थे उस वक्त जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी और मेरी माँ कैंसर की मरीज थी। मेरी माँ से शादी इन्होंने सहानुभूति के कारण और हमारी देखभाल के लिए की थी। हमें आपके पापा ने सगे पिता से भी ज्यादा प्यार किया है। मेरा भाई स्पैस्टिक था और उसने अब तक आपके पापा को व्यस्त रखा। हाल ही में उसकी डेथ हो गई है। यकीन मानिए, पापा ने हमेशा आपको याद किया है, लेकिन आपकी मम्मी की ओर से ये सख्त चेतावनी थी कि वो आपकी जिंदगी में कभी ना आए। हमें बचपन से पापा ने पाला है। माँ और पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। पापा का हार्ट का ऑपरेशन होने जा रहा है। पहली बार उन्होंने मुझसे कहा, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा इस ऑपरेशन के बाद या नहीं। बस एक बार मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। तब मैंने किसी तरह से आपका पता मालूम करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से आपका पता चला है, तो पापा को लेकर मैं यहाँ पर आ गई। बहुत गलतफहमियां हैं आपके दिमाग में पापा को लेकर। जब आपके सगे पिता हम अनाथ बच्चों को इतना प्यार दे सकते हैं, अपना पूरा जीवन इन्होंने हमारी परवरिश में सेक्रीफाइस किया है, तो कैसे आपने सोच लिया आपके पापा आपकी तरफ से बेजार हो गए हैं? शिल्पी की जिंदगी का ये नया सच उसके सामने उजागर हो रहा था। शिल्पी ध्यान से पापा के चेहरे को देखने लगी। हमेशा विलन जैसे लगने वाले पिता आज उसकी दया के पात्र लग रहे थे। हारे, थके हुए, निराश। मम्मी ने पापा की ये विलन जैसी इमेज उसके दिमाग में क्यों बना रखी थी आज तक? आपने मम्मी को क्यों छोड़ा? मुझे क्यों छोड़ा? क्यों डिवोर्स लिया? अब पापा ने अपनी धीमी आवाज में कहना शुरू किया, तुम्हारी माँ बहुत शक करती थी। मैं किसी भी महिला से बात करता तो वो घर में तूफान मचा देती थी। मैं किसी तरह से उसके शक्की स्वभाव को झेल रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम्हें नींद नहीं आती थी, तुम रात में चीखती थी, तुम्हें डरावने सपने आते थे, तो मुझे लगा इस रिश्ते का तुम्हारे ऊपर बहुत गलत असर पड़ रहा है। कहीं मेरी बेटी मानसिक रोगी ना बन जाए। और यही सोचकर मैंने अलग होने का फैसला लिया और मैं अमेरिका आ गया। शिल्पी अब सोच रही थी, पापा तो सच ही कहते हैं। मम्मी दुनिया से कितना डरती हैं और डराती हैं।
हर इंसान को लेकर, घर के नौकरों को लेकर भी बहुत शक करती हैं। गुमसुम और शॉक्ड शिल्पी थोड़ी देर तक चुप रही। कब है पापा का ऑपरेशन? मायरा ने जवाब दिया, परसों यहीं बेंगलुरु में है। कल शाम को पापा एडमिट हो जाएंगे। हम लोग हॉस्पिटल के पास ही होटल में ठहरे हैं। ठीक है, कल सुबह मैं वहां आ जाऊंगी और पापा के साथ ही रहूंगी। शिल्पी के पापा की आंखों में आंसू आ गए। मायरा भी रोने लगी। पापा बहुत दुलार से कभी शिल्पी के सर पर हाथ फेरते, कभी उसका हाथ पकड़ते, कभी उसका गाल सहलाते। शिल्पी में वो शायद बचपन वाली शिल्पी को ढूंढ रहे थे। अच्छा बेटे, हम चलते हैं, कुछ टेस्ट कराने हैं। तुम्हारा कल इंतजार करूंगा। थोड़ी देर बाद मायरा और पापा जाने लगे। जाते समय पापा शिल्पी को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, जैसे कुछ छूट गया है, जैसे कोई प्यारी चीज पीछे रह गई हो और उसको छोड़ने का मन ही ना हो। शिल्पी का चेहरा भी आंसुओं से भीगा था। लिफ्ट से आकर वो दरवाजे का ताला खोल रही थी। आवाज सुनकर अमन अपने फ्लैट से बाहर आया। शिल्पी की पीठ थी उसकी तरफ। शिल्पी, क्या हो गया तुम्हें? गौरी हॉस्पिटल में है। मीरा और मैं उसको लेकर अस्पताल गए थे और तुमने पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। फोन भी नहीं उठा रही हो। अभी अमन बोल ही रहा था कि शिल्पी उसकी ओर पलटी। उसके चेहरे पर आंसुओं का सैलाब उतर आया था। अमन घबरा गया। क्या हुआ? जवाब में शिल्पी ने कुछ देर अमन को देखा। अमन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। क्या हुआ है, बताओ तो सही। कुछ न कहकर शिल्पी उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अमन की बाहों ने भी उसको भींचकर सीने से लगा लिया। देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। बस यही थी आज की कहानी।